गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पावर प्लांट्स। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स की स्टडी करेंगे। तो अगर हम वेरियस पावर प्लांट्स की बात करते हैं, अलग अलग टाइप्स के पावर प्लांट्स की बात करते हैं, तो बेसिकली 3 पावर प्लांट्स हमारे यहाँ पे होंगे जिसका डिस्कस करेंगे हम लोग। थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखो, ये इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं डिप्लोमा वाले बच्चों की बात करता हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर, तो इसमें से 2 क्वेश्चंस आने की उम्मीद है। ये अकेला टॉपिक लगभग 5 से 10 नंबर आप लोगों को देगा, और लास्ट टाइम ये टॉपिक ऐड हुआ है आपके सिलेबस में, तो इसको जरा ध्यान से पढ़ेंगे सभी लोग। तो हम फ्यूल क्या इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली को पैदा करने के लिए, उस पर डिपेंड करता है हमारा पावर प्लांट कौन सा है। अगर हम थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं तो उसमें हम कोयला का इस्तेमाल करेंगे, कोल का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करेंगे तो उसमें हम न्यूक्लियर जो फ्यूल्स हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। हाइड्रो पावर प्लांट्स में वाटर एज ए फ्यूल यूज होगा। तो अगर हम कंपेरेटिव एनालिसिस करें कि जो इंडिया में बिजली पैदा होती है हमारी, वो कौन सा पावर प्लांट कितना उसमें रोल प्ले करता है, तो लगभग मोर देन 60% की अगर हम बात करते हैं तो हम थर्मल पावर प्लांट से अपनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। 60% के करीब हमारा थर्मल पावर प्लांट पार्टिसिपेट करता है बिजली पैदा करने में। और यदि हम हाइड्रो की बात करते हैं, दैट इज ओनली 15%। न्यूक्लियर पावर प्लांट 2% है, और जो गैस बेस्ड पावर प्लांट्स हैं वो 9%। यदि हम सोलर पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, जियोथर्मल, जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस वाले प्लांट्स हैं, उनसे हम उसमें वो केवल 13 टोटल बिजली का 13% हम उससे हम पैदा कर सकते हैं, कर रहे हैं फिलहाल। तो थर्मल पावर प्लांट फर्स्ट है, जो कि लगभग मोर देन 60% अपना पार्टिसिपेशन देता है बिजली को पैदा करने में। तो इसकी देखो, ज़्यादा ब्रीफ में देखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको। अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के, तो थर्मल पावर प्लांट बेसिकली रैंकाइन साइकिल पे काम करता है, और 3-4 स्टेप्स हैं इसमें हम बिजली पैदा किस तरीके से करते हैं। देखो, अगर मैं आपको यहाँ से समझाऊं, ये साइकिल देखें अगर हम, तो इसमें बॉयलर होता है, टरबाइन, फिर हम कंडेंसर, उसके बाद पंप। अगर मैं बॉयलर की बात करता हूँ तो इसमें हम बॉयलर में बेसिकली कोल को बर्न करते हैं, और कोयले को बर्न करके जो हीट पैदा होती है उससे हम वाटर को हीट अप करते हैं, उससे स्टीम पैदा होगी। स्टीम को हम टरबाइन के अंदर लेके जाएंगे, स्टीम के प्रेशर से टरबाइन रोटेट करता है, फिर हम उस स्टीम को कंडेंस करेंगे, वाटर की फॉर्म में चेंज करेंगे दोबारा, फिर पंप के द्वारा उस स्टीम को दोबारा से हम बॉयलर में लेके जाएंगे, फिर उसको हीट अप करेंगे, स्टीम में कन्वर्ट करेंगे। और ये रैंकाइन साइकिल बेसिकली है, इस तरीके से हमारा काम करता रहेगा। तो मैं यहाँ से बताऊँ, ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्ल्ड इज फुलफिल्ड बाय द थर्मल पावर प्लांट। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो लगभग 2/3 जो बिजली पैदा हो रही है वो हम थर्मल पावर प्लांट से करते हैं। इन दीज प्लांट्स, पावर स्टेशन सिस्टम इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग सम फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल। इन पावर प्लांट्स में हम जो बिजली पैदा करेंगे, जो हम स्टीम पैदा करते हैं वाटर से, उसके लिए हमें कोयले को जलाना पड़ता है, कोयला इस्तेमाल करेंगे उसके लिए हम। और जो कोयले से स्टीम पैदा होगी, जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, वो स्टीम हमें टरबाइन्स को रन करने के काम आएगी, और टरबाइन से हमारा जो है जुड़ा होता है आपका अल्टरनेटर हमारा रोटेट करेगा और बिजली देगा। अगर इसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो यहाँ से आप लोगों को ढंग से समझ में आएगा। देखो, सबसे पहला काम है, जो हम कोयला लेके आ रहे हैं, कोल लेके आ रहे हैं, उसका स्टोरेज करते हैं। उसको स्टोर करने के बाद पल्वराइजेशन ऑफ कोल होता है। पल्वराइजेशन का मीनिंग है कोयले को महीन कणों में, छोटे छोटे आप शुद्ध हिंदी में बोलें तो बरूदे के रूप में महीन पार्टिकल्स में उसको तोड़ते हैं। उसके बाद बेल्ट के द्वारा उसको, उस कोयले को हम इस बॉयलर के अंदर लेके आते हैं। इट इज योर बॉयलर एक्चुअली। अब यहाँ पर ये कोयला आपका बर्न होता है। कोयला जब बर्न होगा, ये जो ट्यूब्स दिख रही हैं, इन ट्यूब्स में हमारा वाटर फ्लो करता है। ये जो बॉयलर के अंदर ट्यूब्स हैं, इन ट्यूब्स में हमारा क्या फ्लो करता है, वाटर फ्लो करता है। बेसिकली 2 प्रकार के हम बॉयलर इस्तेमाल करते हैं, एक तो होता है फायर ट्यूब बॉयलर, एक होता है वाटर ट्यूब बॉयलर। फायर ट्यूब बॉयलर और एक वाटर ट्यूब। वाटर ट्यूब, ये वाटर ट्यूब बॉयलर है।
यदि हमारा ट्यूब्स के अंदर पानी फ्लो करे तो उसको हम वाटर ट्यूब बॉयलर बोलते हैं। यदि हम ट्यूब्स के अंदर, अगर देखो एक ऑप्शन हमारे पास होता है, ये जो ट्यूब्स हैं इसके अंदर हम जला हुआ कोयला भी फ्लो करा सकते हैं, तो उसको मतलब हम इस कोयले को इन ट्यूब्स के अंदर जला सकते हैं, तो वो टाइप होता है फायर ट्यूब बॉयलर का। ये बेसिकली वाटर ट्यूब बॉयलर है, वाटर ट्यूब बॉयलर है ये वाला हमारा। तो ये वाटर फ्लो कर रहा है, जब ये वाटर गर्म होगा इस हीट से, जो कोयला जल रहा है, तो ये जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होगा और स्टीम हमारी टरबाइन के अंदर जाएगी। यहाँ पर भी पंप लगा होता है, बेसिकली हाई प्रेशर पंप लगा होता है, और हाई प्रेशर से हम स्टीम को टरबाइन के अंदर लेके जाते हैं। वो टरबाइन के ब्लेड को घुमाएगी स्टीम। टरबाइन हमारा मैकेनिकली कपल्ड होता है, अल्टरनेटर से जुड़ा होता है। जब ये ब्लेड्स घूमेंगे टरबाइन के, तो अल्टरनेटर घूमेगा, अल्टरनेटर आपको पता है बिजली पैदा करेगा। अब इसके बाद जो स्टीम, हमारी स्टीम ने काम कर दिया अपना, ये स्टीम वापस टरबाइन से निकलेगी यहाँ से और कंडेंसर के अंदर जाएगी। अब ये स्टीम है हमारी लो प्रेशर पे, यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर मिलेगा हमें स्टीम का। अब इस स्टीम को हमें वाटर में दोबारा कन्वर्ट करना है, तो उसको ये काम करता है हमारा कंडेंसर। कंडेंसर में भी देखो देखो ट्यूब्स लगी हुई हैं, ये ट्यूब्स लगी हुई हैं। इन ट्यूब्स के अंदर हम ठंडा पानी फ्लो कराते हैं। अब ठंडा पानी फ्लो कैसे करेगा जी? देखो यहाँ कूलिंग टावर लगे होते हैं, बेसिकली आपने देखोगे बड़े बड़े टावर्स लगे होते हैं, आपने एनटीपीसी को कभी विजिट किया हो, तो इन कूलिंग टावर्स में ऊपर से बूंद बूंद करके पानी ऊपर से नीचे गिरता रहता है, और जब ऊपर से गर्म पानी होता है, जब ये नीचे गिरता है तो पानी ठंडा हो जाता है। अब ये ठंडा पानी इन ट्यूब्स में ऐसे फ्लो करेगा, ये ठंडा पानी जा रहा है यहाँ से। अब ठंडा पानी जब फ्लो करेगा, यहाँ गर्म हमारी स्टीम है, ये स्टीम इस पानी, ये जो स्टीम है अपनी जो हीट है उसको एक्सचेंज कर देगी, उसको दे देगी किसको? ठंडे पानी को। पानी गर्म हो जाएगा, पानी गर्म होके ऊपर से इस चिमनी में ऊपर से गिरेगा, फिर दोबारा नीचे बूंदों के रूप में आएगा, छोटी छोटी बूंद आएंगी हमारी, वो नीचे गिरेगा तो ठंडा होके दोबारा, ये प्रोसीजर हमारा चलता रहता है। ये काम है कूलिंग टावर का। तो जो स्टीम है अपनी एनर्जी को इन इन ट्यूब्स में जो ठंडा पानी फ्लो कर रहा है, कूल वाटर फ्लो कर रहा है, उसको दे देती है, और आपकी स्टीम वाटर में कन्वर्ट होके दोबारा यहाँ फीड वाटर पंप लगा हुआ है, ये पंप हमारे इस पानी को दोबारा से आपकी जो ये वाटर के ये बॉयलर की जो ट्यूब्स हैं इनके अंदर फ्लो कराता है। और ये वाटर स्टोरेज या कुछ पानी का लॉस होता है तो हम यहाँ से वाटर लेते रहते हैं यहाँ से। तो ये बेसिकली पूरा इसका साइकिल है, किस तरीके से हमारी बिजली पैदा होगी थर्मल पावर प्लांट से। अब देखें एक चीज और यहाँ से समझ में आएगी, जो ये जो कोयला है जब जलता है यहाँ से, तो फ्लू गैसेस निकलती हैं, जो कुछ गैसेस निकलेंगी यहाँ से, उन गैसेस को हम यहाँ प्रेसिपिटेटर के थ्रू चिमनी से बाहर निकाल देते हैं। अब देखो बेसिकली प्रेसिपिटेटर क्या है, जो आपकी गैसेस निकल रही है उसमें फाइन पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनको ये प्रेसिपिटेटर अलग कर लेता है और केवल गैस को इस चिमनी से बाहर निकाल देता है। देखा होगा एनटीपीसी में एक छोटी पतली और काफी ऊंची चिमनी लगी होती है, और वो हमारी एक्चुअली फ्लू गैसेस यहाँ से बाहर निकलेंगी चिमनी से। और भी कुछ चीजें होती हैं, बेसिकली ये बहुत बेसिक डायग्राम है आपके थर्मल पावर प्लांट का। डिटेल डायग्राम आपको फर्स्ट ईयर के बच्चों को ज्यादा जरूरत भी नहीं है। इसके बाद और भी छोटी छोटी चीजें हैं, इकोनोमाइजर लगा होता है, एयर प्रीहीटर लगा होता है, उसकी आपको जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो ये बेसिक कंस्ट्रक्शन थी और वर्किंग थी इसकी थर्मल पावर प्लांट की, कैसे काम करता है, सभी लोग इसको ध्यान से देखेंगे। तो अगर हम नीचे चलते हैं तो इसकी ये इसमें प्रोसीजर मैंने सब लिखा हुआ है इसका, कि कैसे कैसे होता है। फर्स्ट द पल्वराइज्ड कोल इज बर्न्ड इनटू द फर्नेस ऑफ स्टीम बॉयलर। पल्वराइज मैंने बताया था आप लोगों को, और उसको महीन छोटे छोटे कणों में तोड़ लेते हैं कोयले को, और उसको जलाते हैं हम फर्नेस, भट्टी में जलाते हैं बॉयलर की। सेकेंड है फिर हाई प्रेशर पे स्टीम को हम बॉयलर के अंदर, स्टीम पैदा होती है बॉयलर के अंदर, ये स्टीम जो होती है हमारी इज देन पास टू द सुपर हीटर में जाती है, व्हेन इट इज फर्दर हीटेड। सुपर हीटर देखो, इसके बाद एक सुपर हीटर भी लगा होता है हमारा, बेसिकली आपका जो ये बॉयलर है इसके बाद सुपर हीटर लगा होता है यहाँ पे, फिर आपकी ये इसके अंदर जाएगी, टरबाइन के अंदर जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है वही सब हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, समझ में आएगा आसानी से। एडवांटेजेस देखें यदि हम इसकी, तो इसकी जो इनिशियल शुरुआती जो खर्चा होता है थर्मल पावर प्लांट लगाने का, वो अगर हम कंपेयर करें अदर पावर प्लांट से तो थोड़ा सस्ता बैठता है। और जो इट रिक्वायर्स लेस लैंड, अगर हम बात करते हैं भूमि की आवश्यकता कितनी होती है, वो कम होती है हाइड्रो पावर प्लांट से कंपेयर करते हैं इसका हम। और अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट से कंपेयर करें तो इसका जो फ्यूल है कोयला वो सस्ता होता है, और जो जनरेशन की कॉस्ट है वो भी हमारी डीजल पावर प्लांट से कम होती है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है हाइड्रो पावर प्लांट का। इट पॉल्यूट्स द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ स्मॉग। स्मॉग धुआं पैदा होता है, आप लोगों को पता ही है, तो इससे काफ़ी पर्यावरण प्रदूषण का भी खतरा है। ठीक है ना? ग्लोबल वार्मिंग भी कर सकता है, क्योंकि स्मॉग पैदा हो रहा है।
एफिशिएंसी की बात करें इसकी तो लगभग लेस देन 30%, 28, 25 टू 30% वेरी करती है इसकी एफिशिएंसी थर्मल पावर प्लांट की। तो इट इज एक्चुअली द बेसिक कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द थर्मल पावर प्लांट। अब हम आते हैं हाइड्रो पावर प्लांट पे। हाइड्रो पावर प्लांट पे डील करते हैं अब हम लोग। देखो, सबसे सस्ता जो बिजली पैदा करने का तरीका है हमारा, वो हाइड्रो पावर प्लांट है। हाइड्रो पावर प्लांट को अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें वाटर को स्टोर करते हैं हम, डैम बनाकर वाटर को स्टोर करेंगे। तो वाटर स्टोर हो गया, वो वाटर हमारा पोटेंशियल, वाटर की पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं इसको। स्टोरेज वाटर जो है वो हमारी वाटर की पोटेंशियल एनर्जी है। अब डैम से हम उस पानी को टरबाइन तक ले जाते हैं हाई प्रेशर के साथ, तो वाटर की काइनेटिक एनर्जी है। तो इन शॉर्ट में अगर बोलूं तो वाटर की पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को हम पहले मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं टरबाइन को घुमाने में। फिर मैकेनिकल एनर्जी, जब टरबाइन घूमेगा तो वो टरबाइन कपल होता है किसके साथ, हमारे अल्टरनेटर के साथ, तो उसको घुमाता है। तो इस तरीके से हमारी वाटर की एनर्जी, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल में और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल में चेंज होती है। अगर हम इसको पढ़ते हैं ध्यान से देखो, इन हाइड्रो पावर स्टेशन द काइनेटिक एनर्जी developed due to the gravity in the falling water from higher to lower head is utilized to rotate the turbine to produce the electricity। समझ में आया होगा आप लोगों को, जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, जो उसको इकट्ठा करने से बनी है और उसको फ्लो कराने से हुआ है, तो फ्लो कराने से पैदा होती है, तो उसका हम इस्तेमाल करते हैं, यूटिलाइज होती है टरबाइन को घुमाने में, और फिर उससे बिजली पैदा होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वाटर एट द अपर वाटर लेवल will release as kinetic energy when it falls to the lower water level. This turbine rotates when the falling water strikes the turbine plates। ये जो this turbine रोटेट करता है टरबाइन हमारा, जब आपका ऊपर से गिरता हुआ पानी इन टरबाइन के ब्लेड्स के ऊपर गिरता है। तो इसमें कह रहा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन नीड्स ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर एट सफिशिएंट हेड एट ऑल टाइम्स, ऑल द टाइम्स। देखो, हेड होना चाहिए, उस हेड के लिए हम अपना डैम बनाते हैं, सफिशिएंट हेड क्रिएट करते हैं जिससे कि वाटर हमारा सही स्पीड से फ्लो करे और टरबाइन को घुमाए। हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर और लेक। हम एक डैम बनाते हैं रिवर के ऊपर या एक लेक के ऊपर। एन आर्टिफिशियल स्टोरेज रिजर्वायर वेयर वाटर इज स्टोर, और एक रिजर्वायर बनाया जाता है, एक पॉन्ड बनाया जाता है जहां पर हम पानी को स्टोर करते हैं। ठीक है ना। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन को देखते हैं, देखो यहाँ से समझ में ज्यादा आपको आएगा, उसके बाद आप लोग पढ़ सकते हैं इसको ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हिंदी इंग्लिश नोट्स दोनों में दिए हुए हैं। देखो, हमारा एक रिजर्वायर है, यहाँ पर पानी का स्टोरेज है, और इस पानी के हेड को क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ डैम बनाया हुआ है। यहाँ पर होल करते हैं एक, यहाँ से पानी हमारा नीचे निकलेगा, और ये पानी इस पेनस्टॉक, देखो ये पाइप है बेसिकली, जो हमारा वॉल्व हाउस को, यहाँ जो पावर स्टेशन का जो हाउस है नीचे, इससे कनेक्ट करता है, इसको हम पेनस्टॉक बोलते हैं। तो पानी हमारा, ये स्टोरेज वाटर है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। जब ये वॉल्व खुलेगा, यहाँ पे ये वॉल्व हाउस इस वॉल्व को खोलेगा, यहाँ से पानी हाई स्पीड से नीचे जाएगा, और यहाँ वॉल्व, ये जो पावर स्टेशन है इसमें हमारे टरबाइन्स लगे हुए हैं। टरबाइन के ब्लेड्स को, फिर जब ये पानी गिरेगा तो टरबाइन घूमेगा, उससे हमारा जनरेटर भी घूमेगा और बिजली पैदा होगी। अब इसके कुछ बेसिक पार्ट्स हैं, वो आपको जरा ध्यान देने हैं। डैम बेसिकली क्या, रिजर्वायर क्या होता है, वाटर को स्टोर करने का एक तरीका है रिजर्वायर। इसको आप जब एक्सप्लेन करेंगे तो इसके पार्ट्स को भी अलग अलग लिख सकते हैं। रिजर्वायर बेसिकली क्या है, डैम क्या है, आर्टिफिशियल हेड क्रिएट करने के लिए पानी का। सर्ज टैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सर्ज टैंक क्या होता है, पता। पेनस्टॉक क्या होता है, पेनस्टॉक की बात करें तो ये कंड्यूट है, एक पाइप है जो वाटर को कैरी करता है वॉल्व हाउस से लेकर, यहाँ से इस वॉल्व हाउस से लेकर आपके पावर स्टेशन तक, ये हमारा पेनस्टॉक कहलाता है। सर्ज टैंक क्या होता है, सर्ज टैंक इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो, बेसिकली जब हमारी बिजली की रिक्वायरमेंट कम होती है, लोड हमारा कम हो जाता है, तो यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है नीचे। ये वाल्व हमारा धीरे धीरे बंद होने लगता है, क्योंकि हमें बिजली की रिक्वायरमेंट कम है, तो हमें स्पीड कम करनी पड़ती है, अपने जनरेटर की या टरबाइन की स्पीड हमें कम चाहिए, तो स्पीड कम चाहिए, उसके लिए हम यहाँ वाल्व को धीरे धीरे बंद करते हैं। लेकिन पीछे से तो पानी बहुत स्पीड से आ रहा है और पूरा अमाउंट का वाटर आ रहा है पीछे से, तो जब यहाँ वाल्व को हम कम करेंगे तो जो आपका पेनस्टॉक है, ये पाइप है, इसमें वाटर का प्रेशर बढ़ने लगेगा, क्योंकि पानी आगे से निकलना कम हो गया है, पीछे से पूरा पानी आ रहा है, यहाँ से निकलना कम हो गया है। तो इसको बोलते हैं वाटर हैमरिंग इफेक्ट। वाटर हैमरिंग इफेक्ट, इससे हमारे इस पाइप के फटने का खतरा हो सकता है, ये बर्स्ट कर सकता है, फट सकता है पाइप, क्योंकि हमने क्योंकि लोड की रिक्वायरमेंट कम है, तो हमने अपने टरबाइन की स्पीड को कम किया है वॉल्व को क्लोज करते हुए। तो एक जो वाटर हैमर है, वाटर हैमरिंग इफेक्ट है, पानी जो इस पर प्रेशर डाल रहा है, वो एक्स्ट्रा वाटर जो है इस पेन स्टॉक में स्टोर हो जाता है। जब जैसे जैसे यहाँ पे इसको हम बंद करेंगे, तो जो पीछे से वाटर आ रहा है एक्स्ट्रा, वो कहाँ चला जाएगा, इस पेन स्टॉक में, सॉरी इसमें वो क्या बोलते हैं, सर्ज टैंक में स्टोर होने लगेगा। तो हम इन शॉर्ट बोले तो सर्ज टैंक का जो काम है वो वाटर हैमरिंग इफेक्ट को भी खत्म करता है। ठीक है ना, ध्यान से आप लोग इसको देखेंगे। तो इस तरीके से हम हाइड्रो पावर प्लांट से बिजली पैदा कर सकते हैं।
बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, जितना मैंने लिखा है इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। और कोई समझ, देखो सर्च टैंक के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप यदि आप ध्यान से देखें, ये सर्च टैंक के बारे में यहाँ दिया हुआ है। सर्च टैंक इज ऑल्सो प्रोवाइडेड जस्ट बिफोर द वॉल्व हाउस। वॉल्व हाउस से पहले हम प्रोवाइड करते हैं सर्च टैंक को, फॉर बेटर रेगुलेशन ऑफ द वाटर प्रेशर सिस्टम। जो वाटर का प्रेशर है उसको कम या बढ़ती करने, कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये हमारा सर्च टैंक काम करता है। Now water turbine converts hydraulic energy into the mechanical energy, and alternator which is coupled to the water turbine convert this mechanical energy into the electrical energy। ये आपको मैं बता ही चुका हूँ कि जो वाटर टर्बाइन है उस पर ये आपका वाटर गिरता है और उसको मैकेनिकल एनर्जी को फिर वो वाटर टर्बाइन कनेक्ट होता है हमारे अल्टरनेटर से, जिससे कि हमारी मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। कुछ एडवांटेजेस हैं हाइड्रो पावर प्लांट की, जैसे कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक तो सिंस वाटर इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी सो नो फॉसिल फ्यूल्स आर रिक्वायर्ड। फॉसिल फ्यूल्स का जैसे हमारे कोयला वगैरह का, कोयला का, डीजल का, इनका इस्तेमाल होता नहीं है क्योंकि वाटर हमारा मेन सोर्स है एनर्जी का। दिस प्लांट इज नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा होता है, कोई स्मोक पैदा, धुआं हुआ की कोई समस्या है ही नहीं। और एक सस्ता, इट इज द चीपेस्ट ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। इसकी जो ऑपरेटिंग, इसको ऑपरेट कराने के लिए जो हमें कॉस्ट चाहिए, मेंटेनेंस की कॉस्ट चाहिए, वो बहुत कम होती है अदर पावर प्लांट से, इसका यदि हम कंपेरिजन करते हैं। इट इज वेरी रिलायबल, रोबस्ट एंड हैज लॉन्गर लाइफ, approximate 45 to 60 years। 45 से 60 साल तक हमारा ये प्लांट आसानी से काम करता है और रिलायबल, भरोसेमंद है, रोबस्ट, मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग भी होता है। दिस प्लांट कैन स्टार्ट इंस्टेंटली। सबसे मेन फीचर जो है इसका, अगर हम बात करते हैं तो ये आसान, बहुत जल्दी से स्टार्ट होता है। हमें इसको स्टार्ट करने में बहुत लंबा समय नहीं लगता है। अगर हम थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो थर्मल पावर प्लांट एक बंद पड़ा है ऑफ स्टेट में, यदि हम उसको रन कराना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो लगभग 10 से 15 घंटे लगते हैं थर्मल पावर प्लांट को स्टार्ट करने के लिए, जैसा कि हाइड्रो में नहीं होता। इसको हम इंस्टेंटली स्टार्ट कर सकते हैं। इट कैन स्टार्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर विद फ्लक्चुएटिंग लोड डिमांड्स। देखो एक्चुअली जब हमारी डिमांड बढ़ती है या कम होती है, जैसे डिमांड बढ़ गई है, हमारे 2 अल्टरनेटर्स लगे हुए हैं हमारा हाइड्रो पावर प्लांट में, और एक अल्टरनेटर चल रहा है और एक हमारा स्टैंड बाई रखा हुआ है उस टाइम पे इमरजेंसी सर्विस के लिए। तो लोड बढ़ गया तो हमें दूसरे अल्टरनेटर को चलाना है, तो ऐसा नहीं कि बहुत समय लगेगा उसको चलाने के लिए। तो फ्लक्चुएटिंग लोड्स का मतलब है लोड का बढ़ना घटना, तो हम दूसरे अल्टरनेटर को बहुत जल्दी से चला सकते हैं। देयर इज नो स्टैंड बाई लॉस इन द प्लांट। कोई लॉस नहीं होता है कि हमारा अल्टरनेटर स्टैंड बाई कंडीशन में है तो बहुत ज्यादा लॉसेस हो जाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं। At the initial time of the construction, highly skilled engineers are required, and after that, only few experienced persons can run the plant। देखो शुरुआत में जब हम प्लांट को बनाते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन करनी होती है, तो हमें काफी पढ़े लिखे इंजीनियर्स की जरूरत है, पढ़े लिखे लोगों की, स्किल्ड पर्सन चाहिए जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो। लेकिन एक बार बन जाए ना प्लांट, उसके बाद उसको ऑपरेट कराने के लिए कोई साधारण इंसान भी आराम से ऑपरेट कर सकता है, उसमें इतनी बड़ा स्किल्स की आवश्यकता नहीं है। दिस प्लांट ऑल्सो रिजर्व्स टू हेल्प इन इरिगेशन एंड फूड कंट्रोल एक्सेट्रा। इरिगेशन, सिंचाई वगैरह में काम आ सकता है क्योंकि रिजर्वायर बनाया हुआ है हमने इसमें। Since this plant are located remote areas, so land is available and completely cheaper rates। बहुत दूर रिमोट एरियाज में बनाते हैं इनको, तो लैंड का खर्चा भी बहुत ज्यादा नहीं है, सस्ती लैंड मिल जाती है। कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इस प्लांट की। सच प्लांट रिक्वायर्स लार्ज एरिया, आपको काफी बड़ा एरिया चाहिए। हाई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज रिक्वायर्ड, काफी बड़े एरिया में बनता है, बहुत जमीन खरीदनी है तो इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी कुछ ज्यादा हो सकती है। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर रिजर्वायर बनाते हैं, रिजर्वायर से लेकर और हमारे प्लांट तक जो पेनस्टॉक वाला एरिया है वो काफी दूर होता है, किलोमीटर्स में होता है, तो वहां तक पेनस्टॉक को लेके आना, रिजर्वायर से लेकर, जहाँ डैम है बेसिकली, डैम से लेकर पावर प्लांट की जो डिस्टेंस है वो काफी लंबी होती है, तो इसमें काफी खर्चा होता है। When experienced skilled engineers are required to build this plant। देखो एक्सपीरियंस लोग चाहिए तो खर्चा तो ज्यादा होगा, इन लोगों की सैलरी ज्यादा होगी। since such plants, क्योंकि ये प्लांट जो है हमारे is located as far from the load areas, long transmission line is required। क्योंकि दूर होते हैं लोड एरिया से, जैसे बिजली का इस्तेमाल हमें यहाँ करना है लेकिन प्लांट हमारा काफी दूरी पर होगा, तो इस केस में जो ट्रांसमिशन लाइन होगी उसकी लेंथ बहुत ज्यादा होगी, तो उसका भी खर्चा बढ़ सकता है। It does not supply constant hydroelectricity due to the availability of the water। देखो इससे हम एक्चुअली क्या है ना, पानी पे डिपेंड करता है, और पानी हम कांस्टेंट बिजली इससे नहीं दे सकते हैं क्योंकि कम होना, बारिश के टाइम पर पानी की अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, और जब गर्मी पड़ती है तो पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, कम होती है, तो उस टाइम पर कांस्टेंट बिजली हम इससे लेते रहें, ये थोड़ी समस्या है इसकी। तो ये हमने आज हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ा है, और वीडियो काफ़ी लंबी होगी मुझे लग रहा है, और थर्मल पावर प्लांट बेसिक पढ़ चुके हैं हम लोग। तो अभी लोग आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कल हम देखेंगे
कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की कंस्ट्रक्शन कैसी है, और उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इनका कंपैरिजन। ओके, थैंक यू।